मजेदार कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। नन्हा गांव में रमेश, एक गरीब किसान, अपनी मेहनत से परिवार का पेट पालता था। इस बार उसने सेठ बलदेव से कर्ज लेकर खेती की थी। मौसम ने साथ दिया और खेतों में फसल लहलहा रही थी। परिवार में उम्मीद की किरण जाग उठी थी। देखो सुशीला, इस बार फसल कितनी अच्छी हुई है। भगवान ने हमारी सुन ली। अब बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ जी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। अगर फसल सही सलामत कट गई तो कुछ महीनों का चैन मिल जाएगा। पिताजी, क्या इस बार हम स्कूल जा पाएंगे? और मेरे लिए क्या लाओगे? पिताजी बोलो ना। जरूर बेटा, अब तो तुझे अच्छे कपड़े और किताबें भी दिलवाऊंगा। लेकिन किस्मत को शायद ये खुशियाँ रास नहीं आई। जैसे ही सूरज ढला, आसमान पर काले बादल छा गए। रमेश, जल्दी चलो, खेत में पानी भरने लगा है। हे भगवान, कहीं सब कुछ न बह जाए। रमेश खेत पहुंचा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। पूरा खेत पानी में डूब चुका था। सारी फसल बर्बाद हो गई थी। अब क्या बचा? भगवान, मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद, सब बह गया। अब बच्चों को क्या खिलाएंगे जी? घर में तो एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा। अगले दिन रमेश सेठ बलदेव के पास गया, जिससे उसने कर्ज लिया था। उसे उम्मीद थी कि सेठ थोड़ा समय दे देगा। सेठ जी, बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। थोड़ी मोहलत दे दीजिए। अगली फसल से सारा कर्ज चुका दूंगा। मोहलत? तुम्हें अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी रमेश। कागज के हिसाब से ये जमीन अब मेरी है। सेठ जी, वो मेरी पुश्तैनी जमीन है, ऐसा मत करिए। मुझे कागज से मतलब है, भावनाओं से नहीं। अब ये जमीन मेरे नाम है, इसे खाली करो तुरंत। रमेश की जमीन छिन गई। उसके पास अब न खेत था, न पैसा, न आश्रय। निराश और टूटा हुआ, वह अपने परिवार को लेकर गांव छोड़ने का फैसला करता है। अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। सुशीला, चलो जंगल की ओर चलते हैं, शायद वहां कोई ठिकाना मिल जाए। ठीक है जी, जैसी तुम्हारी मर्जी। पिताजी, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे भूख लगी है। थोड़ा और चल ले बेटी, वहां कोई बूढ़े बाबा रहते हैं। सुना है वो अच्छे इंसान हैं। कुछ इंतजाम हो जाएगा। रमेश का परिवार जंगल की ओर बढ़ा। दूर से उन्हें एक टूटी फूटी कुटिया दिखाई दी। वहाँ बाबा हरिदास अपनी धुनी रमाए बैठे थे। बाबा प्रणाम, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर ईमानदारी दिखती है। तुम चाहो तो इस कुटिया में रह सकते हो। ज्यादा नहीं, पर सिर छुपाने की जगह मिल जाएगी। आपका धन्यवाद बाबा। भगवान आपको सुख दे। अब कम से कम बच्चों को रात में ठंड भी नहीं सोना पड़ेगा। वह टूटी कुटिया रमेश के परिवार का नया ठिकाना बन गई। अगले दिन रमेश जंगल में लकड़ी काटने निकला ताकि उसे बेचकर कुछ पैसे कमा सके। मैं जंगल जा रहा हूँ, लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा, फिर बेचकर बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान लाएंगे। जल्दी लौट आना जी, बच्चों को भी कुछ खिलाना है। रमेश दिन भर मेहनत करता रहा। शाम को वह लकड़ियां लेकर बाजार गया। उसे ज्यादा पैसे नहीं मिले, लेकिन कुछ आलू, प्याज और थोड़ा आटा खरीद लिया। ये लो, कुछ खाने का सामान लाया हूँ। ज्यादा नहीं, पर बच्चों का पेट भर जाएगा। तुमने इतना कुछ कर लिया, अब हाथ मुंह धो लो, मैं रोटियां सेक देती हूँ। माँ, आज गुड़ नहीं आया। आज नहीं बेटी, लेकिन कल जरूर लाऊंगा। उस रात सभी ने सूखी रोटियां और उबली सब्जी खाई। कोई शिकायत नहीं थी। थकान के बावजूद उनकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। रमेश ने ठान लिया था कि वह मेहनत से अपने परिवार को फिर से उठाएगा। अब हर दिन ऐसा ही होगा। मैं मेहनत करूंगा और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास कुछ नहीं, पर हम एक साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है।
रमेश और उसका परिवार अब बाबा हरिदास की कुटिया में रहने लगे थे। हर सुबह रमेश जंगल में लकड़ियां काटने जाता और शाम को उन्हें बेचकर कुछ राशन लाता। परिवार की भूख अब कम हो रही थी, लेकिन रमेश के मन में बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की चाहत बढ़ रही थी। मैं आज फिर जंगल जा रहा हूँ, थोड़ा और मेहनत करूंगा, शायद आज कुछ ज्यादा पैसे मिल जाएं। ठीक है जी, लेकिन ज्यादा देर मत करना, कल राधा तुम्हें याद कर रही थी। पिताजी, आज गुड़ लाएंगे ना? और मेरी चूड़ियाँ? हाँ बिटिया, आज कोशिश करूंगा कि थोड़ा गुड़ और तुम्हारी चूड़ियां लाऊं। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूं? मैं लकड़ियां बांधने में मदद कर दूंगा। नहीं बेटा, तुम यहीं माँ के साथ रहो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। रमेश, मेहनत का फल जरूर मिलता है, बस धैर्य रखना। जी बाबा, आपकी बात सही है, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। रमेश कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसका मन बच्चों की छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने की जिद से भरा था। रमेश आज जंगल में थोड़ा और आगे निकल गया। उसे लगा कि गहरे जंगल में बड़े पेड़ मिलेंगे, जिनसे ज्यादा लकड़ियां मिल सकती हैं। आज थोड़ा और मेहनत कर लेता हूँ। ज्यादा लकड़ियां मतलब ज्यादा पैसे, और ज्यादा पैसे मतलब बच्चों के चेहरों पर मुस्कान। रमेश पेड़ काटते हुए इतना आगे बढ़ गया कि उसे रास्ता भूल गया। चारों ओर घना जंगल था और कोई निशान नहीं दिख रहा था। अरे ये कौन सी जगह है? ये रास्ता तो रोज वाला नहीं है, लगता है कहीं गलत दिशा में आ गया। हे भगवान, अब बारिश भी शुरू हो गई। अब क्या करूं? जिस रास्ते से आया वो भी भूल गया। रमेश इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखा। तभी उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो क्या है? कोई आग जल रही है या कोई घर? चलो देखता हूँ। रमेश उस रोशनी की ओर बढ़ा। वहां उसे एक गुफा दिखी, जिसके अंदर से रहस्यमयी चमक आ रही थी। वह थोड़ा डरा, लेकिन हिम्मत जुटाकर अंदर चला गया। ये कैसी जगह है? सब सुनसान, फिर भी इतनी रोशनी। गुफा के अंदर रमेश को एक पुराना लेकिन चमकदार पत्थर का मंच दिखा। उस पर एक छोटी सी पोटली पड़ी थी, जो सोने की तरह चमक रही थी। ये क्या है? कोई खजाना? नहीं, मैं तो सिर्फ लकड़ियां काटने आया था। ये तो किसी और का होगा। रमेश ने पोटली उठाई। उसमें सोने के सिक्के भरे थे। उसका मन डोल गया, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे रोक लिया। अगर मैं इसे ले लूं तो बच्चों का भविष्य संवर सकता है, लेकिन ये मेरा नहीं है। फिर भी अगर कोई मालिक नहीं मिला तो इसे बच्चों के लिए इस्तेमाल करूंगा। रमेश ने पोटली अपनी झोली में डाली और गुफा से बाहर निकला। उसे रास्ता मिल गया और वह जंगल से लकड़ियों के साथ कुटिया की ओर लौट चला। आज बहुत देर हो गई जी, हम सब डर गए थे। सुशीला, आज कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या हुआ पिताजी? जंगल में मुझे ये मिली। इसमें सोने के सिक्के हैं। सोने के सिक्के? ये कहाँ से आए? कहीं चोरी तो नहीं? नहीं सुशीला, मैंने चोरी नहीं की। ये एक गुफा में पड़ी थी, कोई मालिक नहीं था। मैंने सोचा अगर ये भगवान की देन है तो इसे बच्चों के लिए इस्तेमाल करूंगा। रमेश, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारी ताकत है, लेकिन इस धन का सही इस्तेमाल करना, ये तुम्हारी मेहनत का इनाम हो सकता है। जी बाबा, मैं इसे गलत काम में नहीं लगाऊंगा। पहले सेठ का कर्ज चुकाऊंगा, फिर बच्चों के लिए कुछ करूंगा। उस रात रमेश ने सोने के सिक्कों को छुपा दिया। उसने ठान लिया कि अगले दिन वह सेठ बलदेव के पास जाएगा और अपना कर्ज चुकाएगा। रमेश सेठ बलदेव के पास गया। उसके हाथ में सोने के सिक्कों की थैली थी। वह अपनी जमीन वापस लेना चाहता था। सेठ जी, ये लीजिए आपका कर्ज, पूरा चुका रहा हूँ। ये क्या, इतने सिक्के? रमेश, तू ये सब कहाँ से लाया? कहीं चोरी तो नहीं की? सेठ जी, मैं गरीब हूँ, चोर नहीं। ये मेहनत और भगवान की दया से मिला है। अब मेरी जमीन के कागज लौटा दीजिए। ठीक है,
कागज लौटा दूंगा, लेकिन ये बात मेरे गले नहीं उतर रही। इतना धन तूने अचानक कहां से पाया? मेहनत से, सेठ जी, और अब वो जमीन मेरी है। बलदेव को शक था, लेकिन सोने के सिक्के देखकर वह चुप हो गया। उसने जमीन के कागज लौटा दिए। रमेश की जमीन फिर से उसकी हो गई। सुशीला देखो, हमारी जमीन फिर से हमारी है। अब हम फिर से खेती करेंगे। ये सब तुम्हारी मेहनत और सच्चाई की वजह से हुआ जी। पिताजी, अब मैं स्कूल जा सकूंगा? हाँ बेटा, और राधा, ये लो तुम्हारी चूड़ियां और गुड़। वाह पिताजी, आप सबसे अच्छे हैं। रमेश ने बाकी सिक्कों से बाजार से राशन, कपड़े और बच्चों के लिए किताबें खरीदी। उसने ठान लिया कि वह अब सिर्फ खेती नहीं करेगा, बल्कि लकड़ी का छोटा सा व्यापार भी शुरू करेगा। मैं एक ठेला बनवाऊंगा, जंगल से लकड़ियां लाकर गांव में बेचूंगा। अब हम सिर्फ जीने नहीं, बल्कि सम्मान से जीने का सपना देखेंगे। रमेश की मेहनत और सिक्कों की मदद से उसका जीवन बदलने लगा, लेकिन सेठ बलदेव के मन में जलन और शक बढ़ रहा था। वह सोचने लगा कि रमेश के पास इतना धन अचानक कहां से आया। रमेश ने सोने की पोटली से मिले सिक्कों का सही इस्तेमाल किया। उसने सेठ बलदेव का कर्ज चुका दिया, अपनी जमीन वापस ली और अब लकड़ी का छोटा सा व्यापार शुरू किया। वह रोज जंगल से लकड़ियां लाता और गांव के बाजार में बेचता। उसकी मेहनत और सच्चाई की वजह से लोग उसे सम्मान देने लगे थे। रमेश भाई, तुम्हारी लकड़ियां तो बहुत अच्छी है और भाव भी ठीक रखते हो। धन्यवाद भाई, मैं तो बस मेहनत करता हूँ। गांव वालों का प्यार ही मेरी कमाई है। पहले तो हमें लकड़ियां लेने दूर जाना पड़ता था, अब तुमने सब आसान कर दिया। जब हम भूखे थे तब भी गांव ने हमारा साथ दिया। अब मैं जो कर सकूं वो मेरी जिम्मेदारी है। मालिक, आज का माल तैयार है। जंगल से और लकड़ियां कब लाए? मालिक मत कहो भाई, हम सब एक साथ काम करते हैं। कल सुबह फिर जंगल चलेंगे। रमेश का ठेला अब गांव में मशहूर हो गया था। उसने कुछ पैसे बचाकर एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली थी, जहां वह लकड़ियां और कोयला बेचने लगा। उसकी मेहनत रंग ला रही थी और परिवार की जिंदगी अब पहले से बेहतर थी। आज जल्दी लौट आए जी, सब ठीक तो है? हाँ सुशीला, आज बाजार में सारी लकड़ियां बिक गईं। ये देखो, बच्चों के लिए कुछ फल और राधा के लिए नई गुड़िया लाया हूँ। वाह पिताजी, ये गुड़िया कितनी सुंदर है। पिताजी, मैं स्कूल में सबसे अच्छा नंबर लाऊंगा। आपने मेरे लिए किताबें लाकर मेरा सपना पूरा किया। बेटा, तुम बस पढ़ाई में मेहनत करो। तुम्हारा बाप लकड़ियां काटता था, लेकिन तुम किताबों से दुनिया जीत सकते हो। हाँ बेटिया, अब तुझे हर रंग की चूड़ियां मिलेंगी। रमेश का परिवार अब सुखी था। मोहन स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और राधा की छोटी छोटी इच्छाएं पूरी हो रही थी। लेकिन रमेश का मन सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं था। वह गांव के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। सुशीला, मैं सोच रहा हूँ कि गांव में एक छोटा सा स्कूल बनवाऊं। गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई मिले, ताकि कोई भूखा या अनपढ़ ना रहे। ये बहुत बड़ा काम होगा शी, भगवान तुम्हें और ताकत दे। रमेश ने अपने कुछ पैसे बचाकर गांव में एक छोटा स्कूल बनवाने की योजना शुरू की। उसने बाबा हरिदास से सलाह ली, जो अब भी उसका मार्गदर्शन करते थे। बाबा, आपने हमें उस दिन शरण दी थी जब हमारे पास कुछ नहीं था। अब मैं गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ, एक स्कूल बनवाना चाहता हूँ। रमेश, तुम्हारा दिल अब भी साफ है। स्कूल बनाना बहुत पुण्य का काम है। ये गांव के बच्चों का भविष्य बदलेगा। जी बाबा, मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इसके लिए रखूंगा और गांव वालों से भी मदद मांगूंगा। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। अब तुम दूसरों को भी रास्ता दिखाओ। रमेश ने गांव वालों को इकट्ठा किया और स्कूल की योजना बताई। सभी ने उसका साथ दिया। कुछ ने पैसे दिए, कुछ ने मजदूरी में मदद की। धीरे धीरे एक छोटा लेकिन सुंदर स्कूल बनने लगा। ये रमेश अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? पहले तो उसके पास एक मुट्ठी अनाज नहीं था और अब दुकान खोल ली
जरूर कोई राज है। सेठ जी, लोग कहते हैं कि रमेश को जंगल में कोई खजाना मिला है। खजाना? तो ये बात है, मैं भी उस खजाने का पता लगाऊंगा। रमेश को लगता है वो मुझसे चालाकी कर सकता है। बलदेव ने ठान लिया कि वह रमेश के रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपने नौकर को रमेश की हर हरकत पर नजर रखने का आदेश दिया। जाओ रमेश के पीछे लग जाओ, देखो वो जंगल में कहाँ जाता है। मुझे वो खजाना चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। जी सेठ जी, मैं आज ही उसका पीछा करूंगा। बलदेव का लालच अब हद पार कर रहा था। वह रमेश की मेहनत को नहीं बल्कि उसकी किस्मत को चुराना चाहता था। रमेश सुबह सुबह जंगल में लकड़ियां काटने गया। उसे नहीं पता था कि सेठ का नौकर उसका पीछा कर रहा है। रमेश आज फिर उस गुफा की ओर गया जहां उसे पोटली मिली थी। वह वहां जाकर उस जगह को धन्यवाद देना चाहता था। आज थोड़ा और समय लूंगा, उस गुफा को फिर से देखना चाहता हूँ। शायद वहां कोई और निशान मिले। ये रहा रमेश, लगता है वो उसी जगह जा रहा है जहां खजाना मिला। सेठ जी को बताना पड़ेगा। रमेश जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा। वह गुफा फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार उसकी चमक थोड़ी फीकी थी। रमेश अंदर गया। हे भगवान, या जो भी शक्ति यहाँ है, तुमने मेरे परिवार को नया जीवन दिया। मैं उस पोटली के लिए आभार मानने आया हूँ। गुफा में कोई जवाब नहीं आया। रमेश ने देखा कि मंच पर अब कोई पोटली नहीं थी, लेकिन उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। शायद ये जगह सिर्फ एक बार मदद करती है, लेकिन जो मिला उसने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं सिर्फ अपनी मेहनत पर चलूंगा। रमेश गुफा से बाहर निकला, लेकिन नौकर ने सब देख लिया। वह दौड़कर सेठ बलदेव के पास गया। सेठ जी, मैंने देख लिया, रमेश एक गुफा में गया था। वहां से उसे वो सिक्के मिले होंगे। बहुत अच्छे, अब मैं खुद जाऊंगा उस गुफा में। अगर रमेश को खजाना मिल सकता है तो मैं बलदेव क्यों पीछे रहूं? बलदेव ने अगले दिन जंगल जाने का फैसला किया। उसका लालच उसे अंधा कर रहा था। वह सोच रहा था कि गुफा में और भी खजाना होगा। रमेश, तूने सोचा तू मुझे बेवकूफ बनाएगा। आज मैं वो सारा खजाना ले लूंगा। बलदेव गुफा के पास पहुंचा। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, एक तेज चमक हुई और अंधेरा छा गया। ये क्या हुआ? ये रोशनी कहाँ गई? कोई है यहाँ? गुफा में से एक गहरी आवाज गूंजी। बलदेव, यहाँ लालची लोगों का कोई स्थान नहीं। तूने गरीबों की जमीन छीनी और अब दूसरों की किस्मत चुराने आया है। कौन हो तुम? मैं बस खजाना लेने आया हूँ। रमेश को मिला तो मुझे क्यों नहीं? रमेश को उसकी ईमानदारी का इनाम मिला, तुझे तेरे लालच की सजा मिलेगी। अचानक गुफा में तेज हवा चली। बलदेव चीखने लगा और वह गुफा से गायब हो गया। गांव वालों ने बाद में सुना कि बलदेव जंगल में भटक गया और कभी लौटकर नहीं आया। रमेश का लकड़ी और कोयले का व्यापार अब नन्हा गांव में सबसे बड़ा था। उसने अपनी मेहनत और सोने की पोटली से मिले सिक्कों का सही इस्तेमाल किया। उसकी दुकान अब गांव की शान थी और लोग उसे मेहनत की मूरत कहने लगे थे। उसने कई गरीब लोगों को काम दिया और गांव में सस्ते दाम पर सामान बेचकर। रमेश भाई, तुम्हारी दुकान ने तो गांव की रौनक बढ़ा दी। अब हमें लकड़ियां और कोयला लेने दूर नहीं जाना पड़ता। ये सब आप लोगों का प्यार है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि कोई भूखा न सोए। सुना है तुमने गांव के स्कूल के लिए किताबें दी हैं। तुम सच में बड़े इंसान हो। भाई, जब मेरे बच्चे भूखे थे तब गांव ने हमारा साथ दिया। अब मेरी बारी है कुछ लौटाने की। मालिक, आज का माल तैयार है। जंगल से और लकड़ियां कब लाएं? मालिक मत कहो भाई, हम सब एक साथ काम करते हैं। कल सुबह फिर जंगल चलेंगे। रमेश ने अपनी दुकान को एक गोदाम में बदल दिया था। उसने गांव के कई बेरोजगार नौजवानों को काम दिया और उनकी मेहनत से उसका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। लेकिन रमेश की सादगी और ईमानदारी कभी नहीं बदली। जी, ये घर देखकर लगता है जैसे सपना सच हो गया। पहले हम कुटिया में ठंड से ठिठुरते थे और अब ये सब। तुमने कमाल कर दिया सुशीला। ये सब मेहनत और उस पोटली की देन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बच्चे अब खुश हैं। पिताजी, मैंने स्कूल में पहला स्थान लिया। मास्टर जी कहते हैं कि मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। बेटा, तुम बस पढ़ाई में मेहनत करो।
तुम्हारा बाप लकड़ियां काटता था, लेकिन तुम किताबों से दुनिया जीत सकते हो। पिताजी, मेरी सहेलियां कहती हैं कि मेरा घर सबसे सुंदर है और मेरी चूड़ियां भी। रमेश का परिवार अब सुखी था। मोहन स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और राधा की छोटी छोटी इच्छाएं पूरी हो रही थी।